बीएड बीएससी पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपनी बात करेंगे जल संसाधन। जल संसाधन संरक्षण। जल का अध्ययन करें तो जल को दुर्लभ संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात दुर्लभ संसाधन को कहा जाता है। वैसे तो पृथ्वी के धरातलीय भाग का अध्ययन करें तो पृथ्वी के 70.9% भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है, अर्थात कुल मिला के 71% भाग पर जल संसाधन पाया जाता है। लेकिन ये वाला जो जल है वो अधिकांशतः कौन सी अवस्था में पाया जाता है? लवणीय अवस्था में पाया जाता है। इस जल का अधिकांश भाग महासागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और जो महासागरीय क्षेत्रों में जल पाया जाता है वो कौन सी श्रेणी में आता है? लवणीय श्रेणी में आता है। अर्थात इस जल का उपयोग घरेलू कार्य, पेयजल या अन्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु नहीं होता है। इस जल का उपयोग केवल किसके अंतर्गत होता है? मत्स्य उत्पादन हेतु किया जाता है या फिर बाद में परिवहन हेतु किया जाता है। तो जल को दुर्लभ संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। अगर लगातार मनुष्य इसका उपयोग करता रहा तो आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जल संसाधन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जल को संसाधन की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य, कृषि तथा परिवहन हेतु जल का उपयोग करता है। इस कारण से जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य घरेलू कार्य, पशुओं को पिलाने हेतु, खुद पीने हेतु, रसोई के कार्य हेतु, खाना बनाने हेतु, सभी हेतु जल का उपयोग करता है। उसी प्रकार से औद्योगिक कार्यों में भी जल का उपयोग किया जाता है। कृषि कार्य हेतु जो सिंचाई की जाती है वो भी किसके द्वारा की जाती है? जल के द्वारा ही की जाती है। परिवहन हेतु भी जल का उपयोग करते हैं। अतः जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, और मनुष्य घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य, कृषि तथा परिवहन हेतु जल का उपयोग करता है। इस कारण से जल को किसकी श्रेणी में रखा जाता है? संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। अगर जल का उपयोग सीमित तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा जो जल प्राप्त होता है वो जल कौन सा होता है? मीठा जल होता है, लवणीय जल होता है। लेकिन वर्षा के द्वारा बहता हुआ जल नदियों के माध्यम से पुनः कहां पहुंच जाता है? समुद्र में पहुंच जाता है, और समुद्र में पहुंचने के बाद में वो जल क्या हो जाता है? लवणीय हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे वर्षा होती है, वर्षा के द्वारा जल धरातलीय क्षेत्र पर आता है, और मनुष्य कृषि में किसका प्रयोग करता है? कीटनाशक का प्रयोग करता है, रसायन का प्रयोग करता है। और जब मनुष्य कीटनाशक या रसायन का प्रयोग करता है तो वो जल भी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। मनुष्य जिस जल का पीने के रूप में काम में लेता है, उसी जल में रसोई घर का जल, घरेलू कार्य के अपशिष्ट, ये भी उसी में प्रवाहित कर देता है। तो ये जल धीरे धीरे क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। वर्तमान अध्ययन के आधार पर अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति को एक दिन में 50 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में यही मात्रा कितनी चाहिए? 150 लीटर जल की आवश्यकता होती है। लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या में अगर इसी तरह से वृद्धि होती रही और जल इसी तरह से प्रदूषित होता रहा तो आने वाले समय में जल संसाधन लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगा। अतः जल संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता महसूस की। प्राचीन जो तकनीकी थी, प्राचीन तकनीकी में क्या किया जाता था? कुएं या जो बावड़ी होती थी उसमें जल का संचय किया जाता था। जहां से नदी या नाले से बहता हुआ जल जा रहा है उसको किसी भी नदी के द्वारा या तालाब में या झील में या फिर बाद में वहां पे बांध बना के और फिर बाद में जल को क्या किया जाता था? संग्रहित किया जाता था। धीरे धीरे स्थिति क्या हुई? ये वाला जो दुर्लभ संसाधन है ये प्रदूषित होता गया, अपशिष्ट होता गया और लवणीय होता गया। और वर्तमान का अध्ययन करें तो केवल संपूर्ण पृथ्वी के धरातल पर 1% जल ऐसा पाया जाता है जो कि मानव की आवश्यकता योग्य है।
वो मनुष्य के काम में आ सकता है, उसे 1% जल में से अधिकांशतः यानी भूमिगत जल ही पाया जाता है। तो वैसे जल का अध्ययन करें तो जल को दो भागों में बांटा जाता है, एक धरातलीय जल और दूसरा होता है भूमिगत जल। धरातलीय जल तो किसे कहा जाता है? वह जल जो कि धरातल के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। वह जल जो कि धरातल के ऊपरी भाग पर पाया जाता है क्या कहलाता है? धरातलीय जल कहलाता है। ऊपरी भाग का अध्ययन करें तो किसमें पाया जाता है? ये वाला जल तालाबों में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है या नहरों में पाया जाता है। और भूमिगत जल की बात करें तो वह जल जो कि धरातल के आंतरिक भाग में पाया जाता है। और आंतरिक भाग में पाए जाने वाले इस जल को कुओं की सहायता से या फिर बाद में नलकूपों की सहायता से कहाँ निकाला जाता है? बाहर की ओर निकाला जाता है। तो जो धरातल के आंतरिक भाग में पाया जाएगा वो तो कौन सा हो जाएगा? धरातलीय जल। और भूमि के आंतरिक भाग में पाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? भूमिगत जल। इसमें से जो तालाब में पाया जाता है या झीलों में पाया जाता है या नदियों में पाया जाता है और ये नहरों में पाया जाता है, ये वाला जल तो मानव के उपयोगी योग्य है। लेकिन अगर यही जल बहकर महासागर में पहुंच जाएगा तो ये वाला जल क्या हो जाएगा? मानव के उपयोग अयोग्य हो जाएगा। क्योंकि स्थलीय भाग से जैसे बहता हुआ जल महासागरीय क्षेत्रों में जाता है वो जल क्या हो जाता है? लवणीय हो जाता है। और जैसे ही जल लवणीय हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो खारा हो जाएगा। और लवणीय जल का कभी भी उपयोग संभव नहीं है। अगर उसको पुनः लवणीय करना चाहिए तो उसमें खर्चा अधिक आता है। इस कारण से महासागरीय जल का उपयोग न के बराबर किया जाता है। लेकिन भूमि के आंतरिक भाग में जो जल पाया जाता है वो वर्षा से प्राप्ति जल है, जो बहकर या रिसकर नीचे वाले भाग में चला जाता है। लेकिन अगर उस जल का मनुष्य अत्यधिक उपयोग करेगा तो आने वाले समय में भूमिगत जल स्तर और भी क्या हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। और जैसे ही भूमिगत जल अधिक गहरा हो जाएगा फिर उसके बाद में उसका उपयोग संभव नहीं। तो भूमिगत जल या धरातलीय जल का संसाधन किस प्रकार करेंगे? इसकी कौन कौन सी विधियां हैं? सबसे पहली बात आती है वर्षा के जल का पुनर्वितरण, यानी वर्षा के जल का पुनः क्या करना चाहिए? वितरण करना चाहिए। दूसरा आता है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। भूमिगत जल का क्या होना चाहिए? विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। तीसरी बात आती है भूतापीय जल का उपयोग। चौथा आता है जल का प्रदूषण से बचाव। और पांचवा आ जाएगा जल संभरण प्रबंधन, यानी जल का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक इस दुर्लभ जल संसाधन को लंबे समय तक अर्थात वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के
साथ अगर भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखा जाएगा तो ही इसे क्या कहा जाएगा, जल संसाधन संरक्षण कहा जाएगा। प्राचीन काल का अध्ययन करें तो प्राचीन काल में भूमिगत जल स्तर ऊपर ही पाया जाता था, अतः मनुष्य थोड़ा सा गड्ढा भी खोदता था तो पानी की उपलब्धता हो जाती थी। उसके बाद में मनुष्य ने कुएं खोदना चालू किया और बाद में नलकूप खोदना चालू किया। आज जलीय संसाधन का अध्ययन करें तो जल संसाधन इतना गहरा हो चुका है कि मनुष्य उसका सुचारू रूप से उपयोग भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आती है वर्षा के जल का पुनर्वितरण। महासागरीय क्षेत्रों में जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होने के बाद में वहां पे संघनन की क्रिया होती है, और जब महासागरीय क्षेत्रों में संघनन की क्रिया होती है तो जल भाप बन के ऊपर जाता है और ऊपर से वही जल वापस वर्षा के रूप में कहां पर आता है, धरातलीय क्षेत्र में आता है। जब ऊपरी भाग से जल नीचे वर्षा के रूप में आता है तो वर्षा के द्वारा प्राप्त जो जल है उसका कुछ भाग तो नीचे चला जाता है और बाकी जो भाग है वो नदियों के माध्यम से बहता हुआ कहां चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। और जैसे ही जल समुद्र में जाएगा वो जल क्या हो जाता है, लवणीय हो जाता है। वर्षा के द्वारा जो प्राप्त जल होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। केवल पहली वर्षा का जो जल होता है वो अम्लीय जल होता है क्योंकि इसमें नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन उसके बाद में जो वर्षा का जल होता है वो क्या होता है, अलवणीय जल होता है। लेकिन अगर वर्षा के द्वारा प्राप्त जल का अगर संचय नहीं किया जाता है तो जल बहता हुआ कहां चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। और जैसे वो जल समुद्र में जाएगा वो जल कौन सी प्रवृत्ति में हो जाता है, लवणीय प्रवृत्ति में हो जाता है। और जैसे ही जल लवणीय प्रवृत्ति में हो जाएगा वो खारा हो जाएगा और खारा होने के कारण से उसका उपयोग संभव नहीं हो पाता है। अतः वर्षा के द्वारा जो प्राप्त जल है उस जल का संचय करना चाहिए। संचय किस प्रकार से करेंगे, या तो पुराने कोई कुएं पाए जाते हैं या कोई नलकूप भी पाया जाता है, उसके माध्यम से जल को नीचे वाले भाग में भेज देना चाहिए। और जैसे ही जल को नीचे वाले भाग में भेजेंगे वहां से जल सीधा कहां चला जाएगा, धरातल के आंतरिक भाग में चला जाएगा। और जैसे ही जल धरातल के आंतरिक भाग में जाएगा जल स्तर क्या कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अतः भूमिगत जल स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, या तो किसी बांध का निर्माण कर देना चाहिए या किसी तालाब का निर्माण कर देना चाहिए या किसी झील में इस जल का क्या कर देना चाहिए, संचय कर देना चाहिए। और अगर इस जल का संचय कर दिया जाएगा तो ये जल मानव के उपयोगी योग्य हो जाएगा, अर्थात भूमिगत जल का क्या हो जाएगा, संरक्षण। दूसरी बात आती है भूमिगत जल का विद्युतीकरण। आज संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करें तो संपूर्ण पृथ्वी में केवल 1% जल ऐसा पाया जाता है जो कि कहां पर पाया जाता है, भूमि के आंतरिक भाग में पाया जाता है। भूमि के आंतरिक भाग में जो जल पाया जाता है उसको कुओं की सहायता से या नलकूप की सहायता से बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर इस जल का अत्यधिक मात्रा में दोहन किया जाता है तो धीरे धीरे स्थिति क्या होगी, दोहन अत्यधिक करने के कारण से ये वाला भूमिगत जल स्तर कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और जैसे जल स्तर नीचे चला जाएगा इसका मतलब क्या होगा, धरातल के नीचे वाले भाग से अत्यधिक मात्रा में इस जल को निकालने में क्या आएगा, खर्चा आएगा। अतः भूमि के आंतरिक भाग में जो जल पाया जाता है इस जल का विवेकपूर्ण कम अति आवश्यक कार्य हो तो ही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी बात आती है भूताप के जल का। आज धरातल के आंतरिक भाग में अनेक क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जहां पर गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं और इस गर्म जल के स्रोत को क्या कहा जाता है, ग्लेशियर कहा जाता है या धुआंरे कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में तो ये वाला जो जल है वो धरातल के ऊपरी भाग पर अपने आप ही आ जाता है और कुछ क्षेत्रों में बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये वाला जल जो होता है ये मनुष्य के उपयोग योग्य नहीं होता है। अतः अगर इस जल को निकाला जाए तो इस जल का उपयोग किस कार्य में करेंगे, या तो विद्युत के उत्पादन हेतु इस जल का उपयोग किया जा सकता है या फिर बाद में प्रजनन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। साइबेरिया का अध्ययन करें तो साइबेरिया में शीत प्रधान जलवायु पाई जाती है और जहां पर ये गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं वहां पर पक्षियों के प्रजनन हेतु
के आंतरिक भाग में जो गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं, उस गर्म जल के स्रोतों का उपयोग या तो प्रजनन हेतु किया जाता है या फिर बाद में विद्युत के उत्पादन हेतु किया जाता है, ताकि ये दुर्लभ जल संसाधन है इसका आसानी से उपयोग किया जा सके। चौथी बात आती है जल का प्रदूषण से बचाव। आज धरातलीय जल का अध्ययन करें तो अनेक जो उद्योग पाए जाते हैं या घरेलू अपशिष्ट हैं, ये बहते हुए लास्ट में कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में चले जाते हैं। जब घरेलू अपशिष्ट हुए या औद्योगिक अपशिष्ट हुए, ये धरातल के ऊपरी भाग से बहते हुए समुद्र में चले जाते हैं, तो जल यहाँ पर क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। अतः इस जल का प्रदूषण से बचाव करना चाहिए। जल प्रदूषित कौन कौन से तत्वों के द्वारा होता है? एक तो घरेलू अपशिष्ट के द्वारा होता है, दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट के द्वारा होगा, और तीसरा आता है कृषिगत अपशिष्ट के द्वारा। इसके अलावा मानव जनित अपशिष्ट के द्वारा भी होता है। घरेलू अपशिष्ट, आज रसोई घर का कचरा हो या घर का कोई भी कचरा हो, लास्ट में बहता हुआ कहां पर चला जाता है? नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाता है। आज विश्व के अधिकांश जितने भी उद्योग हैं, उनकी स्थापना कहां पर की गई है? नदियों के किनारे की गई है, और इनसे निकलने वाला जो अधिकांश कचरा है वो नदियों में बहता हुआ लास्ट में समुद्र में जाता है। कृषि में अपन किसका प्रयोग करते हैं? कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, पीड़कनाशक का प्रयोग करते हैं। जब कृषि में कीटनाशक और पीड़कनाशक का प्रयोग किया जाता है, तो ये वाले जो भाग हैं वो धरातल से बहते भी कुछ तो नीचे चले जाते हैं और कुछ नदियों में पहुंच जाते हैं, और इनके कारण से आर्सेनिक की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नाइट्रेट्स की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जल क्लोराइड युक्त हो जाता है। अतः कृषि के द्वारा जो अपशिष्ट हैं, इनसे भी जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। और मानव जनित, आज मनुष्य की अस्थियां या मनुष्य का जो देह है उसको भी जल में बहाया जाता है। तो इस जल को प्रदूषण से क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, क्योंकि जल में अगर अवांछनीय तत्व मिल जाएंगे तो जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। और इसके बाद में आता है जल संभरण प्रबंधन। जल संभरण प्रबंधन का मतलब होता है जल का विवेकपूर्ण उपयोग। जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि जल का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। इस हेतु जल स्वावलंबन योजना चल रही है, नीरू योजना चल रही है, जल और आग चल रही है। इन योजनाओं के माध्यम से इस जल का समग्र प्रबंधन किया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार दोनों के द्वारा इस प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना हरियाली योजना है, इसमें भी जल का क्या किया जाता है? संचय किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।